राम राम टू एवरीवन और वेलकम बैक टू डीएनसी। और आज हम सॉन्डर्स सीरीज बिगनर्स टू प्रो का डे 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सॉन्डर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बुक्स लाइक जस्ट सॉन्डर्स, मॉसबी, इन सबको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि नॉर्सेट का ट्रेंड आजकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हालांकि नॉर्सेट 8 मेंस और नॉर्सेट 9 मेंस, इनके अंदर ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। फिर भी अगर पेपर वेटेज देखा जाए तो 20 से 30% क्वेश्चन थे जो कि सिनेरियो के थे। लेकिन नॉरसेट हमेशा अपने ट्रेंड्स को चेंज करता आया है और आगे भी कर सकता है, तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपकी थ्योरी तो क्लियर होती है, बट आपका जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग है वो भी आपको समझ में आने लगता है ना। तो आइए चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी पे फोकस करेंगे, लेक्चर्स वीडियो को सुनेंगे, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आगे करेंगे। थैंक यू। और बाकी हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट एन इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड दैट द लॉयर विल बी ब्रिंगिंग द डॉक्यूमेंट टू द हॉस्पिटल टुडे फॉर विटनेस सिग्नेचर्स। The client asked the nurse for assistance in obtaining a witness to the will. The nurse plans to make which most appropriate response to the client? तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है जैसे इफ आई एम द नर्स है, अगर मैं वहां पे नर्स हूँ तो एक क्लाइंट मेरे पास एडमिट है। वो क्लाइंट क्या बोल रहा है? वो क्लाइंट बोल रहा है कि ना मैंने अपने लॉयर को बुलवा के एक मेरा इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव बनवाया है, तो आप उस इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव के लिए मेरे लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करिए जो मेरे क्या है विटनेस बन सके। आप कुछ लोगों को इकट्ठा करने में मेरी मदद कीजिए जो मेरे विटनेस बन सके, है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर एज अ नर्स मैं क्या बोलूंगा या क्या चीज परफॉर्म करूंगा, ये चीज मुझे बतानी है ना। इस पूरे क्वेश्चन को समझने से पहले हर किसी को पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड है इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव, ये इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव वर्ड क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव एक मतलब कि एक छोटी टर्म है। किसके अंतर्गत आती है? ये आती है एडवांस डायरेक्टिव के अंदर। एडवांस डायरेक्टिव के अंदर 3 टर्मिनोलॉजीज आती हैं, इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव, वैल्यूज डायरेक्टिव और एक आता है प्रॉक्सी डायरेक्टिव। तो इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव बताता है कि लीविंग विल कितनी है। मतलब कि अगर मेरे को कुछ भी हो जाए, अगर मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं, है ना, या मेरे साथ कुछ भी हो जाए, है ना, तो मेरे ऊपर कौन कौन से प्रोसीजर्स करें या कोई सा प्रोसीजर मेरे ऊपर ना करें। जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होगी, डीएनआर डू नॉट रिससिटेट, या डीएनआई डू नॉट इंटूबेट, या डीएनई डू नॉट एक्सटूबेट। ऐसी आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, है ना। वो इसी के अंदर आती है इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव में। जैसे किसी भी पेशेंट ने अगर लिख दिया है, पहले ही एक एफिडेविट बनवा लिया है नोटरी का कि मेरे ऊपर अगर मुझे कुछ भी हो जाता है और इफ इन केस अगर जरूरत पड़े कि मेरे को रिससिटेट करा जाए, तो मेरे को रिससिटेट मत करना। इसको टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है डू नॉट रिससिटेट। पेशेंट ने पहले लिख दिया तो हम उसको रिससिटेट नहीं करेंगे पेशेंट को, है ना। तो यही पेशेंट कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि मैंने इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव बनवाया है, तो मेरे लॉयर ने वो बना दिया है और वो मेरा लॉयर हॉस्पिटल में उस इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव का जो एफिडेविट है उसको लेके आ रहा है। तो एज अ नर्स आपसे पेशेंट बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, मेरे लिए कुछ क्या है विटनेसेस को इकट्ठा कर दीजिए जो मेरी विल पे क्या है साइन कर सके, सिग्नेचर कर सके। तो मैं एज अ नर्स वहां पे मेरा क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रेस्पॉन्स होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आई विल साइन एज विटनेस टू योर सिग्नेचर। नर्स कह रही है कि ना मैं एज अ विटनेस ना, नर्स क्या कह रही है, मैं कह रहा हूं, मैं एज अ नर्स बोलूंगा कि मैं आपके लिए मैं साइन कर दूंगा आपकी विल पे, जो है ना
जो आपकी विल है, इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव का जो एफिडेविट है उस पर मैं साइन कर दूंगा एज अ विटनेस। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि यू विल नीड टू फाइंड अ विटनेस ऑन योर ओन। मैं पेशेंट को कहूंगा कि अगर आपको विटनेस ढूंढना है ना तो आप खुद ढूंढिए, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है whoever is unable sorry whoever is available at the time will sign as a witness for you। कोई भी अगर वार्ड के अंदर कोई भी आदमी या नर्स या कोई वार्ड बॉय, अगर कोई भी एक्सवाइजेड आदमी वहां पे प्रेजेंट होगा वो आपका विटनेस की तरीके के साइन कर देगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि आई विल कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर टू सीक असिस्टेंस रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट। कि मैं ना नर्सिंग सुपरवाइजर को कॉल कर देता हूँ, तो वो है ना जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसके लिए हम उससे असिस्टेंस ले सकते हैं, हम उससे हेल्प ले सकते हैं नर्सिंग सुपरवाइजर से। तो क्या इसके अंदर क्या ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग ठीक रहेगा? आप 5 सेकंड तक सोच लीजिए। आपने शायद सोच लिया होगा आपका आंसर, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आई विल साइन एज अ विटनेस टू योर सिग्नेचर। मैं एज अ नर्स बोलूं कि मैं आपका जो विटनेस मतलब जो आपका एफिडेविट है उसके ऊपर साइन करने के लिए या विटनेस बनने के लिए मैं उस पर साइन कर दूंगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले एलिमिनेट करना है आपको। क्यों एलिमिनेट करना है? क्योंकि इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव एक ऐसी चीज है जिसमें पेशेंट की विल है कि मेरे ऊपर ये ना किया जाए, ऐसा काम मेरे ऊपर ना किया जाए, है ना। ये पेशेंट की विल है कि भाई मेरे को डू नॉट रिससिटेट किया जाए, या मेरे को मेडिकेशन नहीं दी जाए, या मेरे साथ मतलब कुछ भी प्रोसीजर्स करने के लिए पेशेंट मना कर रहा है, और मैं अगर एज अ नर्स उस पर साइन कर दूंगा तो कल को इफ इन केस भाई पेशेंट तो बोल दिया, उसने एफिडेविट बनवा लिया, उस पर साइन भी हो गए, है ना, सब कुछ हो गया, अब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स आप पे कोर्ट केस कर सकते हैं कि ना आपने ये काम क्यों नहीं किया, है ना, और आपका एज अ विटनेस उसके ऊपर साइन भी है। तो कल को आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा और कोर्ट में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि है ना आप एज अ नर्स क्या है काम ना करना चाहते हो, आज आप एक हेल्थ प्रोफेशनल क्या है ना काम कर नहीं करना चाहते, कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहते, इसलिए आपने पेशेंट के जो एफिडेविट है उसके ऊपर साइन कर दिया। पेशेंट की मेंटल स्टेट उस टाइम पे क्या थी वो आपने समझे बिना ही आपने साइन कर दिया, ये आप पे बन सकता है। तो ये आप पे केस भी बन सकता है और आपकी जॉब भी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है, अपनी जॉब को बचाना है, देन आपको पेशेंट को बचाना है, सब कुछ आपको साथ में लेके करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन यही एलिमिनेट किया जाएगा कि मैं एज अ विटनेस साइन कर दूंगा। सेकंड ऑप्शन क्या था? यू विल नीड टू फाइंड अ विटनेस ऑन योर ओन। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा पेशेंट के साथ कि मेरे को तो किस लिए रखा हुआ है वहां पे कि मैं पेशेंट की केयर करूं, मैं पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दूं, तो ये तो बिल्कुल उसकी जो उसकी मेंटल स्टेट है उसका मजाक उड़ाने वाली बात हो जाएगी, और एक अनहेल्पफुल नेचर मेरा वहां पे शो होगा कि भाई मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ कि अपने आप ही कर लो जो करना चाहते हो, विटनेस अपने आप ढूंढ लो, तो ये एक अनहेल्पफुल नेचर होगा मेरा, जिससे कि पेशेंट की मतलब मानसिक स्थिति और खराब होगी, मेंटल स्टेटस की और बिगड़ेगी। whoever is available at the time will sign as a witness for you। ये भी एक बहुत गलत बनेगा। क्यों बनेगा? वो इसलिए बनेगा ये गलत कि भाई मैं बोल रहा हूँ पेशेंट से, मैं उसको एक फॉल्स एश्योरेंस दे रहा हूँ। फॉल्स एश्योरेंस कैसे दे रहा हूँ मैं उसको कि ना मैं बोल रहा हूँ कि ना जो भी अवेलेबल होगा वो आपके लिए साइन कर देगा, आप तो बुला लो अपने लॉयर को। भाई लॉयर आ जाता है, एफिडेविट लेके आ जाता है, वो पेशेंट से बोलेगा साइन करवाओ, है ना, तो वहां पे वार्ड में तो वार्ड बॉय खड़ा हो सकता है, डॉक्टर खड़ा हो सकता है, नर्स खड़ी हो सकती है, या एज अ नर्स मेरे कलीग खड़े हो सकते हैं, वार्ड इंचार्ज खड़ी हो सकती है, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो मैं ये थोड़ी ना किसी से भी साइन करवा दूंगा, मैं किसी से भी साइन करवाऊंगा कि भाई साइन कर दो एज ए विटनेस, तो ये भी बोलना गलत होगा कि जो भी वहां पे खड़ा होगा, जो भी वहां अवेलेबल होगा वो आपके लिए साइन करके देगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन फोर्थ ही सही होगा। उसको मैं बता देता हूँ क्यों सही होगा। आई विल कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर टू सीक असिस्टेंस रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट, है ना, मैं नर्सिंग सुपरवाइजर को कॉल कर देता हूँ, वो क्या है ना आपकी जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए उसके लिए वो आपकी हेल्प कर देगा, नर्सिंग सुपरवाइजर आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। वो कैसे कर देंगे कि भाई नर्सिंग सुपरवाइजर क्या है ना वो एक ऐसी पोस्ट है जिसमें वो पेशेंट की जो भी मेंटल स्टेट है
उसको समझ सकता है, लॉयर से बात कर सकता है। जो हॉस्पिटल पॉलिसीज कहती हैं कि भाई जो भी आपको कोर्ट से रिलेटेड है या लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, जो भी आपको काम परफॉर्म करने हैं, वो नर्सिंग सुपरवाइजर को ज़्यादा पता होते हैं। वो जो आपकी मतलब किससे साइन करवाने हैं, ऐसे टाइम पे कौन आके साइन करेगा, या हमको करने हैं या नहीं करने, वो चीज़ नर्सिंग सुपरवाइजर हैंडल कर लेगा। एज अ नर्स मुझे हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन में अल्टीमेटली जो ऑप्शन 4 है ना, वो आपका सही ऑप्शन जाएगा। मैंने आपको जो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपको काटना सिखाया है, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ इस तरीके से सॉल्व किया कीजिए। और सेकेंडरी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसा कि मैंने जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव, है ना। तो मैंने आपको बताया ही अभी कि इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव क्या होता है। और मैं इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव एक टर्म के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव एक ब्रॉडर टर्म है ना, ब्रॉडर टर्म है एडवांस डायरेक्टिव। उसके अंदर 3 फर्दर सब टॉपिक्स आते हैं, 3 सब टर्मिनोलॉजीज आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये एक ब्रॉडर टर्म है एडवांस डायरेक्टिव। इसके अंदर 3 टर्म आती है। ये एक अम्ब्रेला टर्म बोल सकते हैं एडवांस डायरेक्टिव को। एडवांस डायरेक्टिव का मतलब होता है कि इफ आगे जाके मैं एक ऐसी स्थिति में ना हूं कि मैं बता सकूं कि मेरे साथ क्या होना चाहिए, मेरे पे कौन सा प्रोसीजर्स होना चाहिए, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरे अलावा मेरे ऊपर क्या प्रोसीजर होंगे, वो कौन डिसीजन लेगा। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव के अंदर 3 सब टर्मिनोलॉजीज आती है। फर्स्ट वन आएगी इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव, सेकंड आएगी वैल्यूज डायरेक्टिव, थर्ड आएगी प्रॉक्सी डायरेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव तो मैंने तो आपको बता दिया, और इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव के ऊपर हमने अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। वैल्यू डायरेक्टिव जो सेकंड वन है ना, वैल्यूज डायरेक्टिव क्या होगा, वैल्यूज डायरेक्टिव के अंदर इफ इन केस मेरे को क्या है ना, वॉल्व मेरी खराब हो जाती है ना, वॉल्वुलर माल फंक्शन मेरे को हो जाता है, वॉल्व मेरी खराब हो जाती है, तो उस वॉल्व को रिपेयर करें या वॉल्व को नया लगाते हैं, है ना। वॉल्व को नया लगाएंगे तो वॉल्व 2 तरीके के लगते हैं। कौन सा, एक मेटालिक वॉल्व लगता है, एक बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगता है। तो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व, अब मेरे वैल्यूज क्या कहते हैं, मेरे वैल्यूज ये कहते हैं कि मेरे अंदर भाई बायोप्रोस्थेटिक वाल्व जो होता है ना, वो यूज ना करो, क्योंकि वो किससे बनता है, वो या तो काऊ का वॉल्व होगा या पिग का वॉल्व होगा, तो वो मेरे अंदर यूज मत करो, मेरे को तो मेटालिक वॉल्व ही चाहिए। ये मेरा क्या होता है, वैल्यू डायरेक्टिव होता है, जो कि मैं पहले लिख के रखूंगा कि भाई मेरे ऊपर जो भी मेरे धर्म के अगेंस्ट है ना, मेरे कल्चर के अगेंस्ट है, वो चीज मेरे ऊपर परफॉर्म ना हो। जैसे कि कई जगह पे ये भी बोलते हैं, जो जूस होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो क्या है ना, वो ऐसा मानते हैं ना, मॉस्बी के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन है, सॉन्डर्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि उनके ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना किया जाए, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनके ऊपर ना किया जाए। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, वो आगे फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा वैल्यूज डायरेक्टिव। थर्ड वन आता है प्रॉक्सी डायरेक्टिव। तो प्रॉक्सी डायरेक्टिव क्या होता है, प्रॉक्सी मतलब ये हो जाता है कि मेरे बिहाफ पे कोई और डिसीजन लेगा। जैसे कि मैं प्रॉक्सी बना सकता हूँ, मेरी मदर बन सकती है, मेरे फादर बन सकते हैं, मेरी सिस्टर बन सकती है, ब्रदर बन सकता है, या आने वाले समय में वाइफ बन सकती है, बच्चे बन सकते हैं, कोई भी
मैं जिसको भी अपना प्रॉक्सी बनाना चाहूँ कि ये मेरे बिहाफ पे डिसीजन लेगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो ये बोले ना वो मेरे साथ प्रोसीजर परफॉर्म मेरी बॉडी पे कर दिया जाए। ये होता है प्रॉक्सी डायरेक्टिव, है ना। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नर्स हैज मेड एन एरर इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डोज एडमिनिस्टर्ड ऑफ an opioid pain medication in the client's record. The nurse draws 1 mg from the vial and another registered nurse witness wasting of the remaining 1 mg. ठीक है। When scanning the medication, the nurse entered into the medication administered record that 2 mg of hydromorphine was administered instead of actual dose administered, which was 1 mg. The nurse would take which action to correct the error in the medication administered record? Select all that apply वाला ये क्वेश्चन है। 5 इसके अंदर ऑप्शन है जिसमें से हमें जो भी ठीक है वो ऑप्शन को बताना है। अब ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन क्या है ना, आपकी पूरी ब्रॉडर जो भी नॉलेज होती है ना रिगार्डिंग टॉपिक या रिगार्डिंग पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो आपकी चेक करते हैं, है ना। साटा क्वेश्चन जो जिन्हें बोलते हैं सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूरा वास्ट टॉपिक को चेक करते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको साटा मिल सकता है। और आजकल तो नॉर्सेट जैसे एग्जाम है ना, वो भी सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन पूछने लग गए, बस उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। वो क्या क्वेश्चन दे देते हैं, उसके साथ 5 या 6 स्टेटमेंट लिख देते हैं और नीचे ABCD 4 ऑप्शन बना देते हैं, जिसके अंदर लिखते हैं क्या 1 2 3 4 आर करेक्ट ना, 2 3 4 आर करेक्ट, 1 2 3 4 5 आर करेक्ट, ओनली 3 4 आर करेक्ट, ऐसे करके वो 4 ऑप्शंस बनाते हैं, है ना। मेनली टू मेनली अगर हम बात करें तो प्री में तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मेंस में ऐसे 6-7 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन रहता है। और 8 और मेंस 8 और मेंस 9 में ऐसे क्वेश्चन देखे भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्स है, उसने क्या किया ना, एक पेशेंट है जिसको हमें ओपियोइड लगाना है, ठीक है। ओपियोइड जो मेरा डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर शीट है ना, उसके अंदर डॉक्टर ने लिखा है 1 mg ओपियोइड जो है ना वो एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। तो मैंने क्या किया, 2 mg की वाइल फोड़ी, उसके अंदर से 1 mg निकाला पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, और 1 mg जो बचा हुआ है ना, इसको हमें बचा के नहीं रखना, इसको हमें किसी एक और नर्स के सामने इसको डिस्पोज करना है, फ्लश कर देना है। मतलब कि वॉश बेसिन में जो दवाई है वो डाल दी, और जो कांच की जो शीशी है वायल है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया अपनी BMW बीम के अंदर, है ना। तो इसमें नर्स ये कहना चाह रही है कि ना गलती से है ना, जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड रिकॉर्ड है ना MAR है, उसके अंदर ना नर्स से गलती से 2 mg हाइड्रोमोर्फिन है ना, वो क्या है वहां पे एंटर हो गया है ना। तो उसको ठीक करने के लिए एक नर्स क्या करेगी, एडमिनिस्टर डोज 1 mg हुआ है पेशेंट को, लेकिन जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर रिकॉर्ड है ना उसके अंदर गलती से लिख दिया गया है कि 2 mg पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया, एक्चुअल डोज तो 1 mg हुई है। तो उस 1 mg को ठीक करने के लिए कि पेशेंट के अंदर 1 mg लगी है, ठीक करने के लिए एक नर्स क्या करेगी, है ना। जो पहला ऑप्शन कह रहा है कंप्लीट एंड फिल एन अकरेंस रिपोर्ट, कि मैं क्या करूंगा, वहां जाऊंगा और एक अकरेंस रिपोर्ट बनाऊंगा, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है राइट क्लिक ऑन द एंट्री एंड मॉडिफाई इट टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। जो मेरी एंट्री जो मैंने 2 mg एंट्री कर रखी है उस पर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर दूंगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है डॉक्यूमेंट द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड विद द नर्सेस साइन एंड टाइटल। जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है ना उसको मैं उसमें डॉक्यूमेंट करके अपना नाम और अपने साइन कर दूंगा वहां पर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऑब्टेन अ को सिग्नेचर फ्रॉम द RN हु विटनेस द वेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 1 mg। उस रजिस्टर्ड नर्स के भी सिग्नेचर लो जिसने 1 mg आपको वेस्ट करते हुए देखा है, ये एक स्टेटमेंट कह रही है। फिफ्थ स्टेटमेंट कह रही है डॉक्यूमेंट इन द नर्सेज नोट्स इन द क्लाइंट रिकॉर्ड डिटेलिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन।
नर्सिस नोट के अंदर जो नर्सिस नोट्स के अंदर जो क्लाइंट रिकॉर्ड है उसके अंदर मैं क्या करूं, करेक्ट इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करूं, जो कि करेक्ट इंफॉर्मेशन ये लिखनी है कि 1 mg मैंने पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है, 2 mg नहीं करा है। तो ये 5 स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और ओपियोइड एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एम्स का, नॉर्सेट का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ऐसा एम्स कोई सा भी एग्जाम नहीं जाने देता जिसके अंदर वो ओपियोइड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। नॉर्सेट 8 प्री का एक ओपियोइड का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ इस क्वेश्चन के बाद ही डिस्कस कर लूंगा, है ना। तो आइए हम इनके जो ऑप्शंस है ना इनको एलिमिनेट करना या जो भी ठीक ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना देखते हैं। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन कह रहा है कंप्लीट एंड फिल एंड अकरेंस रिपोर्ट, जो कि एक गलत ऑप्शन हो सकता है। कैसे कि भाई अकरेंस रिपोर्ट तो जब बनेगी ना, अकरेंस रिपोर्ट तो जब बनेगी जब कुछ हुआ हो, है ना। पेशेंट के साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे दो चीजें हैं जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज रहता है। वो ये है क्या कि इसके अंदर मेडिकेशन एरर है या डॉक्यूमेंटेशन एरर है। ना मेडिकेशन एरर है या डॉक्यूमेंटेशन एरर है। अगर एक बारी में आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप फटाफट मेडिकेशन एरर को सोचोगे, जो कि एक गलत बात हो जाएगी इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एरर है। तो डॉक्यूमेंटेशन एरर के अंदर कोई अकरेंस रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ इंसिडेंट्स वहां पे हुआ नहीं है जो पेशेंट के लिए कुछ हो गया हो, पेशेंट के ऊपर कुछ हो गया हो जो मैं अकरेंस रिपोर्ट बनाऊं, जिसका मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ पहले डिस्कस भी किया हुआ है इसी सीरीज में, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है राइट क्लिक ऑन द एंट्री एंड मॉडिफाई इट टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ऐसा आजकल के मेडिकल रिकॉर्ड या ये बुक क्या है, बाहर की है, तो बाहर में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है सारा। जैसे कि हमारा एक सेंटर है GMCH, वहां पे हमारा बोलते हैं कि जितने भी जो रिकॉर्ड है ना वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अगर आपसे एक बारी में 2 mg एडमिनिस्टर आपने लिख दिया, एंट्री कर दी कि मैंने पेशेंट को 2 mg लगाया है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके ना आपको वहां पे एक करेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो करेक्ट के ऑप्शन में आपको 1 mg लिखना है, जिससे कि आगे होने वाली ऑडिट में या डॉक्टर आके चेक करेगा तो वो कहीं एंटीडोट ना लगा दे कि ओपियोइड ओवरडोज हो जाएगी। वो 1 mg लिख के गया डॉक्टर, आपने 2 mg चाहे एडमिनिस्टर आपने पेशेंट में 1 mg करी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपने लिख दिया ना मैंने 2 mg एडमिनिस्टर करी है। तो ओपियोइड ओवरडोज के चलते कहीं पेशेंट उसको वो डॉक्टर उसको एंटीडोट ना लिख दे पेशेंट को, तो वहां पे ये एरर होने से बच जाएगा। ऑडिट में या हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको आके चेक करेगा तो ये एरर होने से बच जाएगा। तो आप वहां पे ये तो कर सकते हैं आप, तो ये ऑप्शन आपका सही है ना। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड विद द नर्सिस साइन एंड टाइटल। अब मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन तो करूंगा, लेकिन ये तो मेरे को नीचे अपने साइन और अपना नाम भी तो लिखना पड़ेगा। कुछ भी होता है जैसे कि कॉपी चेक करता है टीचर, कॉपी चेक करते हुए नीचे अपने साइन बना के डेट लिखता है ना, अपना नाम लिखता है। तो वैसा ही है ये, तो टाइटल डेजिग्नेशन और साइन आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं लिखूं कपिल गर्ग नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे करके मैं लिखूं, है ना, तो ये लिखना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ये भी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जिस RN ने आपको विटनेस किया था 1 mg डिस्पोज करते टाइम, जिस RN ने आपको विटनेस किया था, देखा था, आप क्या कीजिए उसके भी साइन करवाइए, है ना। अगर किसी RN ने मेरे को डिस्पोज करते हुए देखा होगा जब भी तो वो मेरे साइन करेगा, वरना इसमें लीगल एक ये हो जाता है, आप पे मिसडिमीनर का केस लग सकता है कि आपने दवाई चुरा ली, है ना। तो इस केस से बचने के लिए आपको विटनेस जरूर करना है। किसी भी ओपियोइड को डिस्पोज करने से पहले आपको विटनेस जरूर करना है एक RN के साथ में, एक रजिस्टर्ड नर्स आपके साथ में होनी चाहिए डिस्पोज करते टाइम। तो ये ऑप्शन भी सही है, जब भी वो को सिग्नेचर साइन भी जब भी करेगी वो। फोर्थ ऑप्शन फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है
डॉक्यूमेंट इन द नर्सिस नोट्स इन द क्लाइंट रिकॉर्ड डिटेलिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन। जो नर्सिस नोट्स हम बनाते हैं, नर्सिंग नोट्स के अंदर भी तो 2 mg चढ़ गया होगा, तो वहां पे भी मैं करेक्ट करूँ उस इंफॉर्मेशन को और 1 mg लगाऊं, है ना। इसी के साथ ये ऑप्शन भी ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, एंटीडोट ऑफ ओपियोइड ओवरडोज, इसका जरूर आप एक आंसर देना। तो मैंने आपसे कहा था कि ओपियोइड जो है वो नॉट सेट जैसे एग्जाम में एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट टॉपिक है। तो ऐसे ही जो आपका फेवरेट टॉपिक है ओपियोइड, उसके ऊपर क्या है ना, नॉट सेट 8 प्री में एक पीवाईक्यू है ना, जो डिस्कस कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आया था नॉट सेट 8 प्री में, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन क्या रहा था, a client admit in the ward having fracture in the leg and have on patient controlled analgesia. The nurse sees patient have a difficulty in breathing. The nurse first action should be, क्या होगा। मतलब इसकी जो लैंग्वेज है ना वो सेम नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था और जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था वो यही था, है ना। तो उसमें ऑप्शन क्या है, एडमिनिस्टर कर दो नैलोक्सोन, सेकंड है स्टॉप द पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, थर्ड है कॉल द एससीपी, और फोर्थ है प्रोवाइड पेशेंट ए सिटिंग पोजीशन, है ना। अब ये क्वेश्चन करने से पहले ना सबको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया पीसीए ये क्या होता है ना। पीसीए क्या होता है ना कि आप पेशेंट में क्या करते हैं, एक डिवाइस होता है, इसको डिवाइस को आप लगा देते हैं और पेशेंट के हाथ में ना एक बटन होता है ना। हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि ना जैसे ही आपको पेन हो ना बटन दबा देना, जैसे ही आपको पेन हो बटन दबा देना, जिससे क्या है ओपियोइड की जो मेडिकेशन है ना वो बॉडी में चली जाती है और पेन में अल्टीमेटली रिलीफ आ जाता है ना। तो इफ पेशेंट की मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है, वो बार बार देखेगा कि भाई मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ है, तो उसको दर्द भी होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि लेग फ्रैक्चर है उसको दर्द भी होगा, दर्द होगा तो वो क्या करेगा, बटन दबाएगा बार बार, बटन दबाएगा बार बार, बटन दबाएगा, ओपियोइड मेडिकेशन निकलेगी, ओपियोइड मेडिकेशन निकलेगी, जिसकी वजह से उसको क्या है, ओवरडोज हो गया ना, ओपियोइड का ओवरडोज हो गया और उसको क्या है, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आ रही है। क्योंकि ओपियोइड क्या करता है, ओपियोइड का अगर यूं करके आ जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आ जाए तो वो होता है क्या, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का डिप्रेस करता है रेस्पिरेटरी को, है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर को। तो यही हुआ पेशेंट के साथ। तो नर्स, एज अ नर्स मेरा फर्स्ट एक्शन क्या होगा, जो इसमें है ना, मतलब ना आप मान के चलो अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे ना तो 95 या 90 तो आप मान के चलो 90 ने इस ऑप्शन को लगाया था, एडमिनिस्टर नैलोक्सोन। जो इस ऑप्शन के चलते ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों, एडमिनिस्टर नैलोक्सोन इसलिए कर दिया, भाई रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, ओपियोइड की ओवरडोज हो गई, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका एंटीडोट लगा दो, नैलोक्सोन लगा दो, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन था, है ना। मैं डायरेक्टली कुछ भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, है ना, मैं एज अ नर्स एडमिनिस्टर नहीं कर सकता जब तक मेरे पास और एससीपी के ऑर्डर ना आए। तो कई लोगों ने और दिमाग लगाया तो कॉल द एससीपी कर दिया, तो ये भी एक ऑप्शन गलत हो गया। क्यों भाई, कॉल द एससीपी से जाने से पहले, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले मेरे को एक चीज करनी होती है, वो चीज क्या है ना, मैं अपने बिहाफ पे देखूं कि कॉम्प्लिकेशन और सीवियर ना हो किसी भी चीज के। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन सेकंड एक बेस्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि भाई जो पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पीसीए है ना उसको स्टॉप कर जाओ, उसके बाद में जाओ एससीपी के पास जाओ, फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ये, थर्ड एडमिनिस्टर हो जाएगा, और उसी के संग संग एडमिनिस्टर होने के संग संग मैं एक सिटिंग पोजीशन भी पेशेंट को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी ज्यादा ना हो।
तो ऑप्शंस भी कुछ ऐसे ही थे और क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। एग्जैक्ट जो भी इसकी लैंग्वेज है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही एग्जैक्ट है। तो ओपियोइड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जितना हो सके, अगर आपके पास 10 पेज हैं तो 10 पढ़ लो, 15 है तो 15 पढ़ लो, 5 है तो 5 पढ़ लो। जितने भी आपके पास फर्दर किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, उन नोट्सों को गैदर करो, पढ़ो और अच्छे अच्छे ओपियोइड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसको नॉर्सेट पूछना बहुत ज्यादा पसंद करता है और हर पेपर में वो ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा। और नॉर्सेट ने अपने कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर रखे हैं जिनमें से वो कुछ भी हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन देगा ही देगा। जस्ट लाइक ओपियोइड्स, है ना, एल्कोहल, ये हो गया, देन ईसीजी, है ना, ये हो गया। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एसिड बेस इम्बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन भर भर के आते हैं पेपर के अंदर, है ना। नॉर्सेट 8 मेंस में भी 6 या 7 क्वेश्चन थे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, ये टॉपिक ऐसे हैं, इन टॉपिकों को जितना पढ़ लोगे, जितना इनके अंदर कॉन्सेप्ट बना लोगे अच्छे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपका एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ये क्वेश्चन था पीवाईक्यू, मैंने इसके साथ एक सॉल्व करवाया और आगे हम फर्दर और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्योंकि ये है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर जो आपका पिछला टॉपिक जो क्वेश्चन था वो ओपियोइड्स से रिलेटेड था, अगर ओपियोइड्स के बारे में आप लोगों को और जानकारी चाहिए या ओपियोइड्स क्या होते हैं फर्दर उनके बारे में ये देखना है कि पेपर में एग्जाम में उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ओपियोइड का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं ओपियोइड। तो मैं पूरा ओपियोइड का जो टॉपिक है उसके लिए फर्दर एक पर्टिकुलर क्लास में इसके लिए ले लूँगा। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन है विच नोटेशन इंडिकेट एक्यूरेट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन बाय द नर्स साटा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 5 डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, 5 चीजें नर्सिंग डॉक्यूमेंट में क्या है नोट करी गई, तो इन 5 में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो इसमें अब इनने यही बोला हुआ है कि सही वाली बताओ, एक्यूरेट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वर्ड पे इस पे फोकस करना है, एक्यूरेट पे, ठीक है। और ये साटा क्वेश्चन है, मतलब कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है ये, ना। एक्यूरेट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर हमें बतानी है, ठीक है। 5 है। पहली, द क्लाइंट स्लेप्ट थ्रू दी नाइट। क्लाइंट, मैं रात में गया जब क्लाइंट मेरे को सोता हुआ पाया था। सेकंड कह रहा है एब्डोमिनल वुंड ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट विदाउट ड्रेनेज। एब्डोमिनल वुंड ड्रेसिंग थी ना, वो ड्राई थी, इंटैक्ट थी और उससे कोई भी ड्रेनेज देखने को नहीं मिला। थर्ड कह रही है द क्लाइंट सीम्ड एंग्री व्हेन अवेकेंड फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइंस। जब मैंने उसको जगाया, है ना, जब मैंने उसको उठाया और बोला कि वाइटल साइंस मेरे को आपके मेजर करने हैं, तो मुझे लगा कि क्लाइंट गुस्से में है, एंग्री है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द क्लाइंट अपीयर्स टू बिकम एंजियस व्हेन इट इज टाइम फॉर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। जब क्लाइंट का रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट का टाइम आया तो क्लाइंट, मुझे लगा कि वो एंजियस हो रहा है। फिफ्थ ऑप्शन कह रहा था क्लाइंट लेफ्ट लोअर मीडियल लेग वुंड इज 3 सेंटीमीटर इन लेंथ विदाउट रेडनेस, ड्रेनेज और एडिमा। कि क्लाइंट का लेफ्ट लोअर मीडियल लेग जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और उसके अंदर कोई रेडनेस, एडिमा ये सब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सॉरी, ड्रेनेज ये सब प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए अब ये बताना है कि इसमें एक्यूरेट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर हम देखें कि इसमें एक्यूरेट बताने के लिए हमें क्या चीजें देखनी है कि क्या क्या सही हो सकता है। सही चीजें वो होंगी जो पेशेंट के अंदर फैक्चुअल प्रेजेंट है,
मुझे अपने ओपिनियंस इधर नहीं डालने, है ना। मैं हॉस्पिटल में जाके नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेरे ओपिनियन नहीं लिखूंगा कि मुझे ये लगता है कि पेशेंट ऐसा ऐसा हो सकता है पेशेंट के साथ, या पेशेंट ऐसा ठीक हो सकता है। मेरे ओपिनियन वहां पे कोई मैटर नहीं करते। पेशेंट की करंट स्टेटस क्या है, पेशेंट क्या फर्दर उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है, क्या उसके अंदर जो उसकी हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रही है या प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी चीज मैं उसके अंदर देखता हूँ, वो ही ऑब्जर्व जो मैं उधर करता हूँ, वो चीज मेरे को फैक्ट्स ऑन फैक्ट्स बेसिस मेरे को नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखने हैं। मुझे अपने ओपिनियन नहीं देने हैं वहां पे। तो पहली चीज, द क्लाइंट स्लेप्ट थ्रू द नाइट, है ना। भाई मैं रात में गया एज अ नर्स चेक करने गया कि मेरे को क्लाइंट सोता हुआ पाया, है ना। मैंने अटेंडर से पूछा सब सही है, पेशेंट सही है, पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। अटेंडर ने कहा जी बिल्कुल सही है ना। और मैंने मॉनिटर्स के अंदर भी देखा जो पेशेंट की रिदम वगैरह, जो उसका बीपी है, बाकी सब जो भी नॉर्मल चीजें हैं वो उसकी नॉर्मल चल रही थी वाइटल मॉनिटर के अंदर, है ना। तो मैंने पूछा उसके पेशेंट के अटेंडर से कि पेशेंट ठीक है, सो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। माता जी ने कहा बढ़िया है जी, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली मैंने आके एक फैक्ट लिख दिया कि जी मैं गया, मैंने ऑब्जर्व किया, पेशेंट सो रहा था, मैंने लिख दिया। ये सही स्टेटमेंट लग रही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है एब्डोमिनल वुंड ड्रेसिंग ड्राई है, इंटैक्ट है और कोई ड्रेनेज नहीं है। जी मैं गया एक पेशेंट के, उसको क्या हुआ था, एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, जो अब उसका जो वुंड है ना उसको क्लोज कर दिया गया है, वो ड्राई है, इंटैक्ट है, कुछ भी उसके अंदर डेहिसेंस और एविसरेशन का कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, और वो कोई उसके अंदर से ड्रेनेज नहीं हो रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रही है जी, है ना। इस स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ऑब्जर्व कुछ किया और मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। मैंने ऑब्जर्व किया पेशेंट के अंदर कि जी ये हो रहा है, उसका उसका ड्राई भी है, इंटैक्ट भी है, ड्रेनेज भी नहीं हो रहा है एब्डोमिनल वुंड से, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने आके लिख दिया, फैक्ट लिख दिया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, द क्लाइंट सीम्ड एंग्री व्हेन अवेकेंड फॉर मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइंस, है ना। क्लाइंट मेरे को लग रहा है कि एंग्री है, हो रहा है, एंग्री दिख रहा है मेरे को क्लाइंट, क्योंकि मैंने उसको वाइटल साइंस के लिए जगाया, है ना। तो मुझे एंग्री दिख रहा है, सीम्ड एंग्री, मुझे एंग्री दिख रहा है वो। भाई मुझे दिख रहा है ना एंग्री, है ना। इन केस कोई हो रहा हो उसे एंग्री ना दिखे, कुछ लैंग्वेज बैरियर हो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, कई लोग क्या खड़ी बोली बोलते हैं, जैसे कि इसको कोई भी पर्सनल ना ले। जैसे कि मैं बस में गया था, वहां पे बस में क्या है 15 रुपए की टिकट थी, है ना। तो मैंने कंडक्टर साहब को 20 रुपए दिए, है ना। मैंने बोला सर एक टिकट दे दो मेरे को जाने के लिए। तो वो बोला भाई 5 रुपए खुले दे। मैंने कहा खुले तो नहीं है सर, आप दो, अंकल आप दो खुले। तो उन्होंने कहा अरे अभी अभी बस लाने लग रहा हूँ, अभी तेरे को खुले कहाँ से दूँ, तिजोरी में से काटूं, ऐसे उसने बोला। अब तो एक आदमी तो इसको बहुत ज्यादा भाई ये सोचेगा, ये तो देख कैसा घमंडी आदमी है, कितनी तेज इसने मेरे से कैसे उल्टा बोल दिया। और एक आदमी जो खड़ी बोली बोलता होगा वो हंसेगा, वो बोलेगा अरे नॉर्मली तो हंसी मजाक ही तो किया है इसने, है ना, नॉर्मल हंसी मजाक ही तो किया है ना। तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, मैं उस चीज को कुछ और देख सकता हूँ। पेशेंट एंग्री ना हो लेकिन मैं खुद सोच रहा हूँ कि पेशेंट एंग्री है ना। तो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होगी, ये होगा एक तरीके से ओपिनियन। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि पेशेंट मेरे को एंग्री लगा, मुझे लगा ना, किसी और को नहीं लगेगा इफ, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन एरर हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है द क्लाइंट अपीयर्स टू बिकम एंजियस व्हेन इट इज टाइम फॉर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। भाई रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट करने गए हम, देखा हमने रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का, तो मुझे लग रहा है कि क्लाइंट एंजियस हो रहा है ना। अपीयर्स टू बिकम एंजियस, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि क्लाइंट एंजियस हो रहा है ना। तो यहाँ मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, है ना। एंजियस है नहीं वो, मुझे लग रहा है वो एंजियस हो रहा है, किसी और को ना लगे, है ना। मतलब कि एससीपी आ रहा है उसको ना लगे, अदर नर्सिंग स्टाफ आ रहा है उसको ना लगे कि वो एंजियस हो रहा है, और मैं अपने ओपिनियन यहाँ कर रहा हूँ कि मेरे को तो पेशेंट एंजियस लग रहा है जी। तो ओपिनियन यहाँ पे सेट नहीं करने, तो ये वाली भी एक गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, है ना।
फिफ्थ क्या कह रही है, द क्लाइंट लेफ्ट लोअर मीडियल लेग वुंड इज 3 सेंटीमीटर इन लेंथ विदाउट रेडनेस, ड्रेनेज और एडिमा, है ना। क्लाइंट का लेफ्ट लोअर मीडियल लेग जो है, लेफ्ट लोअर मीडियल लेग, जैसे कि ये मैं लेग बना देता हूं, ये किसी के पैर है ना, ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया, है ना। तो अब ये कहना चाह रहा है लेफ्ट लोअर मीडियल लेग, है ना। अब जैसे मीडियल बॉर्डर क्या होता है, लेटरल बॉर्डर क्या होता है, मीडियल बॉर्डर होगा अंदर वाला, और ये दोनों हो जाएंगे लेटरल बॉर्डर। तो इन्होंने बोला लेफ्ट लेग में मीडियल लेग वुंड, मीडियल साइड में एक वुंड है, वो 3 सेंटीमीटर का लंबा है और उसके अंदर कोई रेडनेस नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, एडिमा नहीं है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी, इसने पूरी लोकेशन भी दी है स्टेटमेंट में, ये भी बताया कितनी साइज है, क्या लेंथ है, रेडनेस भी नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, एडिमा भी नहीं है, इन्फ्लामेशन का कोई साइन ही नहीं है ना। तो मेरे को ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल सही लगी, है ना, कि भाई पूरा का पूरा लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, साइज सब कुछ दे दिया। तो इसमें ठीक स्टेटमेंट कौन सी होगी, 1 2 5, है ना, ये स्टेटमेंट ठीक होगी। और ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, प्री या मेंस में पूछने लायक क्वेश्चन है ये, जिसमें कि फंसेंगे। अब तो नॉरसेट कैसे ऑप्शंस देता है, जैसे कि वो बोलेगा ऑप्शन ए 2 3 4 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 2 5 आर करेक्ट, 1 2 5, ऑप्शन सी 1 3 5 आर करेक्ट, 1 3 5 आर करेक्ट, ऑप्शन डी 1 2 4 आर करेक्ट, 1 2 4 आर करेक्ट, है ना। तो ऐसे ऑप्शन नॉरसेट देना पसंद करता है, और ऐसे क्वेश्चन भी आजकल देने लग गया है वो। अब वो लिखता नहीं है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन, ऐसे नहीं लिखेगा वो, ऐसा दे देगा क्वेश्चन, उसकी 5 या 6 स्टेटमेंट दे देगा और उसके साथ में वो 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा, ऐसे कि 2 3 4 सही है, 1 2 5 सही है, 1 3 5 सही है, या 1 2 4 सही है ना। तो ऐसे में अब हमने देख ही लिया कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, 5वीं स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। वहां पे हम पेपर में निकाल रहे होते हैं कि 3 एक तो क्या है सभी ऑप्शंस में आ रहा है, तो एक तो होगा ही होगा, है ना, या इनमें से कोई 1 या 2 स्टेटमेंट सही कर लेते हैं और वहां पे तुक्के लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर दिए। थैंक यू।